Hello friends, welcome to channel guys. So in this class we will discuss some important theory of social change. Okay. So basically in the last class we have discussed about the social change, what is social change, different thinker के द्वारा social change को कैसे explain किया गया है. Okay. जैसे मैकाइवर, मजूमदार, टैबिस, इनके द्वारा डिफरेंट तरीके से सोशल चेंज को बताया गया और कौन कौन से फैक्टर्स हैं सोसाइटी के जो कि सोशल चेंज को दर्शाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आई होप आपने उसका वीडियो देखा होगा. एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज. राइट, कि सोशल चेंज किस प्रकार से होता है, समाज में बदलाव किस प्रकार का है, या ये साइक्लिकल चेंज है या वन डायरेक्शन चेंज है, मल्टी डायरेक्शन चेंज है. राइट, उन सभी चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आज की क्लास में. और कौन कौन से वो थिंकर हैं, राइटर हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, जिनके द्वारा डिफरेंट थ्योरी दी गई है सोशल चेंज की, उन सभी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस क्लास में. सो बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी. ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं रिगार्डिंग दी क्रैश कोर्स. ओके, ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए. इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स. थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, मीनिंग क्या है इसका, किस प्रकार की सोसाइटी होती है. सोसाइटी की दो प्रकार की टेंडेंसी होती है, कंजर्वेटिव एंड प्रोग्रेसिव. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द सोशल चेंज. सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, वेरिएशन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इनको हम लोगों ने डिस्कस किया था. इनका माने क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, और यहाँ पर डिफरेंट थिंकर के द्वारा सोशल चेंज की क्या क्या थ्योरी दी गई है, या बोल सकते हैं कि उसको डिफाइन किया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने समझा. मजूमदार के द्वारा, डेविस के द्वारा, मैकाइवर एंड लिंजब्रग के द्वारा. राइट. एंड आल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचर और एक से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल चेंज. सामाजिक बदलाव की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या नेचर है, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया था. कि सोशल चेंज यूनिवर्सल होता है, हर जगह एक जैसा होता है. सोशल चेंज का मतलब होता है कम्युनिटी के अंदर चेंज होना, किसी एक पर्सन के अंदर नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटी जब बदलती है तो हम समाज सोशल चेंज बोलते हैं. ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, नहीं, एक जैसा नहीं है हमेशा, कहीं स्लो है, कहीं पर फास्ट अकर होता है. इट डिपेंड ऑन द एरिया एंड द जियोग्राफी एंड डिपेंड आल्सो ऑन द कल्चर. राइट. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द सोशल चेंज अकर इन दिस इज अ लॉ. कुछ नेचुरल फिनोमेना की वजह से होता है, कुछ अनप्लान्ड होता है, कुछ प्लान करके चेंजेस होता है ये दैट हैव द चेन रिएक्शन. किस प्रकार से अगर हम एक एस्पेक्ट में बदलाव करते हैं तो अदर एस्पेक्ट कैसे चेंज होते हैं, उसको डिस्कस किया. एंड इसके अलावा नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज के लिए. इट इज़ अ टेम्पोरल, ये फिक्स नहीं होता है, बदलता रहता है लगातार. So we have discussed all these things in the last class. Today we will discuss some important theory of change, social change. पहली थ्योरी है साइक्लिकल थ्योरी. साइक्लिकल का मतलब होता है कि चक्र, एक जीवन चक्र, या बोल सकते हैं काल चक्र. लाइक दिस, कि जो चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के लौट कर वहीं आएगी. राइट, इस प्रकार से बोल सकते हैं, उसी चक्र बोल सकते हैं, काल चक्र बोलेंगे. तो डिफरेंट थिंकर के द्वारा सोशल चेंज की थ्योरी दी गई है साइक्लिकल चेंज को लेकर के, उसको समझ लेते हैं. पहले थिंकर हैं यहाँ पर ऑसबर्ट स्पेंगलर. ओके, ये एक जर्मन फिलोसफर है. इनका ऐसा मानना है कि जितनी भी दुनिया में सिविलाइजेशन हुई है उनकी एक लाइफ साइकिल थी, उनकी एक फिक्स प्री डिटरमाइंड लाइफ साइकिल थी. कोई एक सिविलाइजेशन पहले उसका जन्म हुआ, उसके बाद वो सिविलाइजेशन ग्रो की, धीरे धीरे बढ़ी, उसके बाद मेच्योरिटी आई, मतलब पूर्ण रूप से ग्रोथ हो गया उसका. जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, दे आर इन दी मेच्योरिटी स्टेज, इससे ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते. उसके बाद धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन हुई हैं जो कि खत्म हो गई है, जैसे कि माया सिविलाइजेशन. तो ये पूरा का पूरा एक काल चक्र है. हर एक सिविलाइजेशन के लिए वो ये सभी के सभी फेज से गुजरता है. पहले ये है उसका जन्म होता है, उसके बाद सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता है धीरे धीरे, देन उसके बाद वो जो है मेच्योरिटी पे आती है. मेच्योरिटी मतलब होता है पूर्ण रूप से ग्रोथ हो जाना, देन उसके बाद डिक्लाइन करने लगता है. तो ये पूरा का पूरा काल चक्र है हर एक सिविलाइजेशन का. तो स्पेंगलर बोलते हैं कि हर एक सिविलाइजेशन जो है इसी काल चक्र से गुजरती है, बर्थ होना, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन. राइट. और इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है. इट टेक्स सो मच टाइम, लाइक 1000 ईयर, है ना, 10,000 ईयर्स, इट विल टेक सो मच टाइम. और ये जो चेंज है सिविलाइजेशन के अंदर, ये अनअवॉइडेबल है. कि इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये होना ही होना है. समथिंग विच डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. राइट. सो ये ऑडवर्ड, ये ऑसबर्ट स्पेंगलर का ऐसा मानना है.
एग्जाम में अगर आता है तो याद कर लेना, भूलना मत कि स्पेंगलर के द्वारा क्या बोला गया है कि सिविलाइजेशन जो है एक उनका फिक्स काल चक्र होता है, उसी काल चक्र के अनुसार चलती है, खत्म होती है, जन्म होता है। ओके। और इसी प्रकार की बात की गई है हिंदू मैथोलॉजी में भी। आपको पता होगा कैसा मानना है कि जो सतयुग है दोबारा आता है कलयुग के बाद, राइट। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, इस प्रकार का एक क्रम है। तो एक पूरा का पूरा जो है चक्र है उसी के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है, उसके बाद आएगा आपका सतयुग, राइट। इसी प्रकार से तो हिंदू मैथोलॉजी में वैसा ही मेंशन है। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आजकल के जो मॉडर्न थिंकर हैं उनका क्या मानना है सोशल चेंज के बारे में। देखिए, जो मॉडर्न टाइम में जो थिंकर हुए हैं सभी के सभी वेस्टर्न वर्ल्ड से ही हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द, राइट। तो ऑफकोर्स वो अपने वेस्टर्न वर्ल्ड की बोल सकते हैं कि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उस चीज़ को अच्छा मानते हैं। तो देखते हैं उनका, उनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है साइक्लिकल थ्योरी को लेकर के, उनका क्या वर्जन है, राइट। तो एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और बायोलॉजिस्ट, इनका नाम है वेचर डी लेपोजी। इसको प्रोनाउंस कर लेना, क्या नाम है इनका। ओके। इनका ऐसा मानना है कि जो रेस होती है, रेस का मतलब होता है कि जैसे कोई कल्चर है, राइट, उसकी एक रेस हो, हर एक, जैसे कि मान लीजिए इंडिया, वी आल्सो बिलोंग अ पर्टिकुलर रेस, राइट। सो इसी प्रकार से हर एक सिविलाइजेशन के, हर एक कल्चर की एक रेस होती है, तो लोग अपने आप को उस रेस से जोड़ करके देखते हैं। और इनका ऐसा मानना है कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताएं होती हैं वो डेवलप होती हैं, प्रोग्रेस होती हैं जब उनकी सोसाइटी के अंदर कोई एक खास प्रकार की रेस बिलोंग करती है या खास प्रकार की रेस रहती है। जैसे कि इनका ऐसा मानना है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जो रेस है वो बेस्ट है, वो सुपीरियर रेस है। जो वाइट मैन है दे आर द सुपीरियर देन दी ब्लैक पर्सन, ब्लैक मैन, दे आर इन्फीरियर, इनका ऐसा मानना है, राइट। इनका नाम पे ये है वेचर डी लेपोजी। तो इनका ऐसा ऐसा मानना है कि सिविलाइजेशन तभी फ्लरिश करती है, तभी प्रोग्रेस कर, तभी डेवलप करती है जब उसके अंदर उन जो कल्चर है, जो रेस है, जो लोग हैं वो सुपीरियर क्लास के होते हैं। अगर इसके अंदर कहीं से भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि इन्फीरियर हैं और इस सोसाइटी के अंदर रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सोसाइटी है, वो डिक्लाइन करने लगती है। और उनका ऐसा मानना है कि प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो बाहर से लोग आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लाइक एशिया, और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर के रहते हैं, तो ये जो इन्फीरियर रेस है ये जाकर के वहाँ रहने शुरू हो गई है। इसी वजह से जो है वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है डिक्लाइन शुरू हो गया है। ये इसका मानना है वेचर डी लेपोजी का। ओके। बाकी अब इनका ये जो साइक्लिकल थ्योरी को लेकर के जो वर्जन है, ये कितना सही है कितना गलत है आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑसवर्ड स्पेंगलर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इनका क्या मानना था कि एक सिविलाइजेशन किस प्रकार से काल चक्र के साथ गुजरती है, पूरा का पूरा चक्र होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है, लगभग 1000-10,000 साल लग जाते हैं किसी सिविलाइजेशन को ग्रोथ करने में, डिक्लाइन करने में, राइट। नेक्स्ट है एप स्टॉट कैपिन, कैपिन बोल सकते हैं, कैपिन जो भी है। ओके। इनके द्वारा भी एक नया वर्जन दिया गया साइक्लिकल चेंज का। इनका ऐसा मानना है कि जो कल्चरल चेंज है किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर, जो कल्चरल चेंज होता है उसी की वजह से सोसाइटी बदलती है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर काफ़ी जो है प्रभाव है वेस्टर्न वर्ल्ड का, उनके कल्चर का, आप देख सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से सोसाइटी बदल रही है, सोशल चेंज हो रहा है इंडिया के अंदर भी। ये इनका मानना है कि इनका मानना है कि जो कल्चर है, कल्चर का जो है कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि दे आल्सो गो थ्रू दी साइकिल ऑफ ग्रोथ। बिगर का मतलब होता है स्ट्रांग होना, फिर डिके करना, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करना, राइट। जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर है जो धीरे धीरे अभी इस स्टेज में है, काफ़ी स्ट्रांग है, अभी धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। तो एप स्टॉट कैपिन का फोकस रहा है कल्चर चेंज पर, राइट। इनका ऐसा मानना है कि सोसाइटी में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ कल्चरल चेंज। ओके। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, राइट, सेलेक्टिव accumulation इन द टाइम। नेक्स्ट है पिटेरिम सोरोकिन। देखिए, पिटेरिम सोरोकिन ये जो रशियन सोशलिस्ट थे, उनका ऐसा व्यू है कि जो बड़ी सिविलाइजेशन, जितनी भी ग्रेट सिविलाइजेशन हुई है, दे इन दी एंडलेस साइकिल ऑफ दिस कल्चर। इनकी 3 कल्चरल सिस्टम होता है, कल्चरल साइकिल है जिनके माध्यम से हर एक सिविलाइजेशन गुजरती है। पहला है एडिशनल कल्चर, दूसरा है आइडलिस्टिक कल्चर, तीसरा है शिनसेट कल्चर।
तीन को समझ लेते हैं। इनका ऐसा मानना है कि हर एक सिविलाइजेशन जो है इन्हीं तीन कल्चर के माध्यम से एक पूरी की पूरी साइकिल पूरा करती है। शुरुआत में हर एक सिविलाइजेशन का जो पहला फेज होता है वो होता है एडिशनल कल्चर। इसका मतलब होता है कि इस कल्चर में जो लोग हैं, लोगों का ऐसा मानना है, सुपर नेचुरल बिलीफ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, सुपर नेचुरल वैल्यू जो होती है उनमें विश्वास करते हैं, उसे बोलते हैं एडिशनल कल्चर। ये शुरुआती स्टेज होती है किसी भी सिविलाइजेशन की। उसके बाद दूसरी स्टेज है आइडलिस्टिक कल्चर। ओके, इसमें जो लोगों के बिलीफ हैं, जो वैल्यूज हैं, जो सुपर नेचुरल बिलीफ होते हैं, उनसे लोग थोड़ा सा हट जाते हैं और जो रैशनैलिटी है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो सत्य है, जो रियल है, राइट, दैट इज क्रिएटेड द आइडियल सोसाइटी। उसके बाद जो सोसाइटी बनती है वो आइडियल सोसाइटी कहलाती है, राइट। सुपर नेचुरल बिलीफ से हट करके जो एविडेंस बेस्ड, जिसे बोल सकते हैं रियलिटी है, राइट, एम्पिरिकल, विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, रियलिटी, उस प्रकार की जो आइडिया है, उस प्रकार की जो थॉट है, उस प्रकार की सोसाइटी डेवलप होती है। नेक्स्ट कल्चर जो है सनसेट कल्चर, ये तीसरा पड़ाव है किसी सिविलाइजेशन का। इन विच सेंसेशन आर द रियलिटी एंड गोल ऑफ द लाइफ। ये जो प्रेजेंट टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, इसी स्टेज में इसी कल्चर को फॉलो कर रहा है। जो वे ऑफ लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट, एक फॉलो द पॉजिटिविज्म, मटेरियलिस्टिक आउटलुक होना चाहिए। आजकल की दुनिया में आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गया है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, सोरोकिन के अनुसार उनका ऐसा मानना है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक तीसरी स्टेज में आ गया है, जिसको हम बोल सकते हैं ओवर राइप। ओवर राइप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पक जाना, राइट। सो ये तीन स्टेज है। ये सोरोकिन के द्वारा बताया गया कि हर एक सिविलाइजेशन, जो ग्रेट सिविलाइजेशन हुई है, दैट इज इन दी एंडलेस साइकिल ऑफ थ्री दीज कल्चर। ये लगातार इसी साइकिल के अंदर चलती रहती है हर एक सिविलाइजेशन, एडिशनल, एडिस्टिक्स एंड दी सिंजर। नेक्स्ट थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट थ्योरी। यहाँ पर दो टर्म है, स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग है। ये थ्योरी बन के आती है। ये भी एक सोशल चेंज थ्योरी है, मतलब समाज में कैसे चेंज हो रहा है, सोसाइटी में कैसे बदलाव हो रहा है, उसी को ज्ञात करने के लिए इस थ्योरी को बनाया गया। ओके, एक सोशलिस्ट हुए जिनका नाम था एमाल दुर्खैम। इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इस स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग थ्योरी को बनाने में एज ए प्राइमरी फाउंडेशन। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर हुए जिनका भी इनमें कंट्रीब्यूशन रहा है इस थ्योरी को बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग थ्योरी को, बट यहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और मिड 20वीं सेंचुरी के आसपास बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने एक लिंग्विस्टिक थ्योरी थी स्ट्रक्चरलिज्म की, उसको बोरो किया और उसके माध्यम से इन्होंने समाज में जो बदलाव हो रहा है, सोशल चेंज जो हो रहा है, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई जिसका नाम रखा गया स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म थ्योरी। ओके, इसमें जो दोनों टर्म है स्ट्रक्चरल और फंक्शनिज्म, दोनों को समझेंगे। ये आया आपका स्ट्रक्चर से और दूसरा टर्म आया आपका फंक्शन से। अब स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कि इंसान के हाथ पैर होते हैं, राइट, जैसे द मान लीजिए पर्सन, ये इसके हाथ हैं, इसके पैर हैं, ये इसकी आंखें हैं, इसका मुंह है, ये आपका दिमाग है। ओके, तो ये इंसान चलेगा कैसे, जब इसके हाथ पैर चलेंगे सही से, राइट, सभी फंक्शन करेंगे प्रॉपरली, तो इंसान भी जीवित रहेगा, ये भी चलेगा। इसी प्रकार से अगर हम इंसान को एक सोसाइटी मान लें या सोसाइटी को एक इंसान मान लें, तो सोसाइटी के भी अंग होनी चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी वर्क करेगी, चलेगी। तो इसके कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे कि रिलीजन है, फैमिली है, इकानमी है, हेल्थ केयर सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, इकोनॉमी है, ये सभी इसके हाथ पैर हैं इस मानव रूपी समाज के। तो सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, जैसे कि ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर होगा। तो वो स्ट्रक्चर जो है, ये जो टर्म आया है स्ट्रक्चर, यहाँ से आया है। इकोनॉमी, लीगल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, फैमिली, रिलीजन, स्कूल, ये सभी मिलकर के बनाते हैं आपका स्ट्रक्चर। और यही सभी के सभी जो स्ट्रक्चर हैं, अगर इनमें कुछ बदलाव आता है, यही दिखाते हैं सोशल बिहेवियर को, समाज का बिहेवियर कैसा है, समाज का स्वभाव कैसा है, ये सभी के सभी डिटर्मिनेंट है। अगर इनमें कहीं से बदलाव कुछ होता है, जैसे फैमिली है, तो प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा आ रहा है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली जो है ज़्यादा प्रेवल कर रहा है सोसाइटी में, जो जॉइंट फैमिली है वो उतना नहीं रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो भी बदल रहा है ना। या रिलीजन की बात कर लें, या फिर स्कूल, हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर लें, जैसे कि इन लास्ट 2 ईयर आफ्टर द कोविड-19, राइट, काफ़ी कुछ बदल गया है, लोगों का बिहेवियर, लोगों का तौर तरीके, पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हुई है।
हर एक फील्ड में। तो ये क्या है, सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में बदलाव आता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो यही सोशल चेंज है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ भी बदलाव आता है तो ये अफेक्ट करता है दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, राइट। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसका जो फंक्शन है, उसका जो वर्क है, वो भी बदलता है, किस प्रकार से समाज बदलती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लीनियर थ्योरी ऑफ चेंज या सोशल चेंज। देखिए लीनियर थ्योरी का मतलब क्या है, हम लोग डिस्कस किया साइक्लिकल थ्योरी। साइक्लिकल थ्योरी में एक पूरा का पूरा चक्र था, जिसे हम काल चक्र बोल रहे थे। काल चक्र क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसका एक समय था, लाइक 10,000 ईयर्स। इसके माध्यम से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है घूमती है, मूव करती है, इसका जन्म होता है, मेच्योरिटी आती है, ग्रोथ होती है, डिक्लाइन करती है। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी में जो बदलाव आ रहा है वो लीनियर हो रहा है, राइट। या तो वो डिक्रीज हो रहा है या फिर जो है इंक्रीज हो रहा है। इस प्रकार से लीनियरिटी है इसमें, मतलब कुछ डायरेक्शन है, लाइक दिस। अब लीनियर जो अगर बदलाव होगा, जो वन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब डिक्लाइन भी कर सकता है, राइट। या फिर ग्रोथ भी हो सकती है, जिसको हम इंक्रीज बोलेंगे। दोनों प्रकार का होता है। देखिए लीनियर का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होना, राइट। या वन डायरेक्शन का मतलब कभी नहीं होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, राइट, तो रिसोर्स तो उतने ही है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उससे पर कैपिटा इनकम कम होगी, राइट। हेल्थ हेल्थ लोगों की बिगड़ेगी, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है उसका जो है ग्रोथ है कम होने लगता है। या फिर बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगा, रैशनैलिटी बढ़ेगी, राइट, इंपेरिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो उससे जो है रिलीजन है उसका इम्पोर्टेंस भी कम होता जाता है, राइट। बहुत सारी दुनिया में अब लोग जो है पिछले कई सालों में, कई दशकों में एथिस्ट होते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द सम साइंटिफिक नॉलेज। उनको ऐसा लगता है कि यार भगवान नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बढ़ती भी हैं, ग्रोथ भी होता है उसमें, उसका इंक्रीज भी हो रहा है, और कुछ ही चीज़ों में जो है डिक्लाइन भी आ रहा है, डिक्रीज भी हो रही है। तो ये वन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी, 1 सेकेंड, यस। नेक्स्ट अगस्त कॉम्टे, इनको समझ लेते हैं, इनका क्या ऐसा मानना है। इनका ऐसा मानना है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है हमारी, वो 3 स्टेज होती हैं उसको पास करती है। मतलब सोसाइटी जो है पास होती है 3 स्टेज से, जिसको उन्होंने बोला लॉ ऑफ 3 स्टेज। और कौन कौन सी 3 स्टेज है। वैसे अगस्त कॉम्टे को सोशोलॉजी के फाउंडर भी माना जाता है, सोशोलॉजी का जनक माना जाता है इनको, कि ये एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे। ओके, इनके द्वारा 3 स्टेज दी गई है। इन 3 स्टेज से कोई भी सोसाइटी पास होती है। पहली है थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी है मेटाफिजिकल स्टेज, तीसरी है पॉजिटिव और दी साइंटिफिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज का मतलब ये है कि इस स्टेज में जो रिलीजन है, जो सुपरनेचुरल बिलीव्स हैं, सुपरनेचुरल विजडम है, वो ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी घटना घटती है सोसाइटी के अंदर, तो उसको ऐसा माना जाता है कि बिकॉज ऑफ दी सुपर पावर और डिवाइन पावर, कोई ऊपर बैठा हुआ है या कोई सुपर पावर है जो सब कुछ ये काम करा रही है। ओके, इस पर्टिकुलर स्टेज में रिलीजन और सुपर विजडम ज़्यादा डोमिनेट करती है। इसमें साइंटिफिक नॉलेज और जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ज़्यादा इसमें जो है रोल नहीं होता है। दूसरा है आपका मेटाफिजिकल स्टेज। देखिए मेटाफिजिकल का स्टेज का मतलब होता है यहाँ पर जो सुपर नेचुरल बिलीव है, जो विजडम है, वो रिप्लेस हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के माध्यम से। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल हैं, ये कल्चरल गाइडलाइंस होते हैं, ये हमारे समाज को, हमारे कल्चर को गाइड करते हैं, बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो लोग होते हैं, सोसाइटी के रहने वाले लोग होते हैं, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी नेचुरल चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए बारिश अगर हो रही है, तो इसमें लोगों का ऐसा मानना है कि बारिश होने के क्या कारण है, मानसून आ रहा है, क्या क्या रीज़न होते हैं, राइट। टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर कम होना, प्रेशर बढ़ना, बहुत सारे इसके वो फैक्टर होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं माना जाता है कि इसमें कोई सुपर नेचुरल विजडम है जो कि इसको बारिश को करा रही है। इसमें ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन है, कुछ साइंटिफिक रीजन है, राइट। जैसे कि, और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए लोगों का ऐसा मानना है, लोगों को पता है कि जो
प्लानेट है जितने भी, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल बॉडी है, राइट। ये भी लोगों को पता है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को ही मानते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं ये सभी के सभी प्लानेट, जैसे कि शनि है, मंगल है, मंगल ग्रह है, ऐसा माना जाता है लोगों का कि मंगल का भी असर होता है, शनि का असर होता है। तो ये क्या है, लोगों को पता तो है ना कि प्लानेट जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये फिजिकल बॉडी है, बट उनका ऐसा भी मानना होता है कि कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं इंसान की लाइफ में, इंसान के ऊपर, सो थ्रू दी एस्ट्रोलॉजी। तो ये आपका मेटाफिजिकल स्टेज हो गया। तीसरा है पॉजिटिव और दी साइंटिफिक स्टेज। ये तीसरी स्टेज है, सबसे लास्ट स्टेज है। इसमें रैशनैलिटी डेवलप हो जाती है लोगों में, राइट। सोसाइटी के अंदर जो साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक विजडम है, लॉ है, उनको फॉलो किया जाता है, और जो सत्य है वो सत्य है, उसको माना जाता है। ये आपकी तीसरी स्टेज है। नेक्स्ट थ्योरी है डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब होता है जैविक विकास। नेचर के अंदर रहने वाले सभी जीव, सभी ऑर्गेनिक, उनका विकास कैसे हो रहा है, ये जो है डार्विन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। इसको समझ लेते हैं। इनका मानना है कि जो नेचर के अंदर रहने वाले सभी जीव हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनका एवोल्यूशन होता है, कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो चीज़ को इन्होंने बताया है, राइट। तो ये थ्योरी दी गई है डार्विन के द्वारा कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। सो इस थ्योरी को द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी माना जाता है, बोला जाता है, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोला जाता है। ओके, वही अस्तित्व में रहेगा जो सर्वाइव करेगा, जो योग्य होगा, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। या फिर द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। देखिए, प्राकृतिक चयन कौन करेगा, नेचुरल सिलेक्शन कौन करेगा? हम तुम लोग तो करेंगे नहीं, राइट। नेचर ही करेगा। अब नेचर में कौन है, नेचर में जीव रहते हैं। कौन जीव सिलेक्ट होगा? वही जीव सिलेक्ट होगा जो अपने आप को सर्वाइव करा पाएगा, राइट। जो स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, रहने के लिए, वही जीव सर्वाइव कर पाएगा। और उसी जीव को जो है नेचर है नेक्स्ट जनरेशन में उसको भेजेगा, उसका एवोल्यूशन होगा, वही आगे बढ़ेगा। ये सिंपल भाषा में इनकी थ्योरी का है। ओके, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। वेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड बाय द नेचर टू पास देयर ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें लिखा गया है कि जो जो बेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म है, जो ऐसा जीव जिसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है नेचर के अनुसार, जैसा नेचर चाहता है, तो नेचर उसी को आगे बढ़ाता है। ओके, उसके जो ट्रेड्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उसी को नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। 1 सेकेंड। एंड विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज एन नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन एंड देन। इसमें ये लिखा है कि किसी एक पॉपुलेशन के अंदर, कोई भी हो सकता है, कोई भी जीव है, कोई भी स्पीसीज है, उसी के अंदर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ नेचुरल वेरिएशन होता है, जो कि वो नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि नेचर के फेवरेबल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचर के फेवरेबल नहीं होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, राइट। ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारे बीटल हैं। रेड बीटल है, जो कीड़े होते हैं, रेड कलर के हैं, राइट। और कुछ जो बीटल हैं ग्रीन कलर के हैं, राइट। अब ये जो बीटल हैं, राइट, 1 सेकेंड, सॉरी, ये तो 1 सेकेंड गाइस। बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कि बीटल को खाते हैं, राइट, आपको पता ही होगा। एंड 1 सेकेंड, इसको ऐड कर देते हैं। इसमें 4 बीटल जो है, इनका कलर जो है ग्रीन है, और बाकी बीटल जो है रेड है, राइट। तो ये जो ग्रीन कलर के बीटल हैं वो इजीली अपने आप को छुपा सकते हैं, राइट, क्योंकि जो ग्रास होती है, जो घास होती है, वो भी ग्रीन होती है, जो खेत होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, थोड़े थोड़े। ये अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को छुपा सकते हैं, पेड़ के नीचे, या बोल सकते हैं कि घास के अंदर, पत्तियों के अंदर अपने आप को छुपा सकते हैं। तो ये जो है खत्म नहीं होंगे। और बाकी जो रेड कलर के होते हैं अपने आप को छुपा नहीं सकते, अपने कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो जो जितने पक्षी होते हैं वो सब खा जाते हैं इस प्रकार के बीटल को, राइट। तो इनमें से बचा कौन? ग्रीन वाले बचे, क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को नेचर के अनुसार ढाल लिया, या बोल सकते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन थी इनके पास कि
ग्रीन कलर था इनका, तो ये अपने आप को बचा पाए, ओके, अपने आप को सेव कर पाए, तो यही सर्वाइव कर पाएंगे, यही आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और यही इवॉल्व हो पाएंगे। बाकी जो रेड वाले हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है, या बोल सकते हैं ये फेवरेबल नहीं है नेचर के अनुसार, ये कहीं ना कहीं खत्म होते जाएंगे, इनको जो पक्षी खा जाएंगे सभी को, राइट। तो इसे बोलते हैं कि विद इन एनी पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के अंदर देयर इज द नेचुरल वेरिएशन, इनमें कुछ वेरिएशन होता है, जैसे कुछ ग्रीन है कुछ रेड है। सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन दी अदर्स, कुछ ज़्यादा फेवरेबल वेरिएशन होता है, जैसे कि ये जो ग्रीन वाले हैं ये ज़्यादा फेवरेबल है नेचर के, ये अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। बाकी जो रेड वाले हैं ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये फेवरेबल नहीं है नेचर के, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है डार्विन के द्वारा। इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं करेगी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है या वो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, राइट। केवल वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो अपने आप को दैट आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, जो अपने आप को बदल सकती है, जो अपने आप को चेंज के अनुसार ढाल सकती है या बदल सकती है, राइट। वही सर्वाइव कर पाएगी, वही स्पीसीज। नेक्स्ट आगे बोलते हैं कि द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल एलिमिनेट द अनफिट इंडिविजुअल, ओके। जो अनफिट हैं, जैसे कि जो रेड बीटल थे वो अनफिट थे, क्योंकि वो छुप नहीं सकते, वो ग्रीन घास में भी नहीं छुप पाएंगे, वो दिख जाएंगे, उनका कलर रेड होता है तो वो इजिली खत्म होते जाएंगे। तो जो अनफिट इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। द फिट इंडिविजुअल्स पॉजेज फेवरेबल वेरिएशन, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो फिट इंडिविजुअल्स, जो ग्रीन वाले बीटल हैं, वो फेवरेबल कंडीशन उनकी, और वो सर्वाइव करेंगे, वो रिप्रोड्यूस भी होंगे, आगे भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के द्वारा ही सेलेक्ट किया गया है ग्रीन बीटल को आगे बढ़ने के लिए। सो दीज वेरिएशन व्हेन अक्यूमुलेटेड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब ये लगातार जो वेरिएशन आगे बढ़ता जाता है, जो ग्रीन बीटल लगातार आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन, तो कहीं ना कहीं लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, फिर बाद में केवल ग्रीन बीटल ही रहेंगे, तो अपने आप में जो है नई स्पीसीज जन्म लेगी। इनके ट्रेंड्स जो कि काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो अपने आप में पूरी की पूरी एक नई स्पीसीज जन्म ले, राइट। ये था डार्विन का थ्योरी। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इनको समझ लेते हैं, इनका कैसा मानना है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, राइट। इन्होंने थ्योरी दी सोशल एवोल्यूशन की, राइट। अब सोशल एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, जिस प्रकार से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है कि एक जो बेस्ट सर्वाइवल होगा, जो अपने आप को सर्वाइव करा पाएगा उस नेचर के अनुसार, ओके, वही एग्जिस्ट करेगा, वही बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि इसी प्रकार से जो कल्चर है, ये जो सिविलाइजेशन है, जो अपने आप को समय के अनुसार एडजस्ट कर पाएगी, समय के अनुसार अपने आप को बदल पाएगी, वही सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, बाकी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएंगी। जैसे कि माया सिविलाइजेशन खत्म हो गई है, उस समय के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाई। ये सिंपल भाषा में हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। इन्होंने क्या किया कि जो फिजिकल एवोल्यूशन हो रहा है और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, दोनों ही एवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल थे उनको बोरो किया और दोनों को जोड़ करके इन्होंने बता दिया कि सोशल एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल इज इक्वल टू सोशल एवोल्यूशन, इन्होंने दोनों को जोड़ा। देखिए फिजिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ट्राइब्स है, राइट, जो एबोरिजिनल ट्राइब्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। आज के समय में बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले ट्राइब तो हुआ करते थे ना। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या होमोजेनिटी से लेके हेट्रोजेनिटी चेंज होना है। मतलब पहले काफ़ी सिंपल लोग हुआ करते थे, एक जैसे लोग होते थे, उनके लक्षण एक जैसे होते थे, जैसे ट्राइबल लोग होते हैं। आज के समय में बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है, आप देख सकते हैं दुनिया भर में, राइट। तो इसे बोलते हैं फिजिकल एवोल्यूशन। दूसरा है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो अभी बताया डार्विन के द्वारा, राइट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, वही सर्वाइव करेगा जो अपने आप को फिट रख पाएगा सर्कमटेंसेस के अनुसार, नेचर के अनुसार, राइट, वही आगे बढ़ेगा। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ कर बताया कि भैया जो सोशल एवोल्यूशन हो रहा है वो उसी प्रकार से हो रहा है जैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ था। जैसे एक जीव ने अपने आप को बचाया था, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था, चेंज कर लिया था, वही जीव जो है बचा था, आगे बढ़ा था। इसी प्रकार से सोसाइटी भी ऐसे ही आगे बढ़ती है,
कोई भी सिविलाइजेशन आगे ऐसे ही बढ़ती है जब वो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेती है, चेंज कर लेती है, अपने आप को एडजस्ट कर पाती है, तभी वही कल्चर बच पाता है, वही सिविलाइजेशन बच पाती है जो अपने आप को बदल पाती है। अदरवाइज और ऐसी सिविलाइजेशन बहुत सारी हुई जो अपने आप को नहीं बदल पाई, वो खत्म हो गई है। राइट, ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था। ओके, इसके अलावा इनके द्वारा बोला गया कि जो स्ट्रगल करेगा सर्वाइवल के लिए, जैसे कि जो रिच लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, जो एनर्जेटिक लोग होते हैं, मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वही सर्वाइव करते हैं। और इनका ऐसा भी मानना था, काफ़ी इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया था कि जो गरीब लोग होते हैं या जो लेजी लोग हैं, जो अनफिट लोग हैं, वो बेसिकली उनको खत्म हो जाना चाहिए, उनको होना ही नहीं चाहिए दुनिया में, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने कोशिश नहीं की सर्वाइव करने के लिए, तो वो खत्म हो जानी चाहिए। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था, काफ़ी इनका क्रिटिसिज्म हुआ इसको लेकर के, बट अब जो बोल दिया तो बोल दिया, थिंकर है। राइट, सो दिस आइडिया इन लेट पीरियड केम टू नोन एज द सोशल डायमेंशन। बाद में इसको बोला गया काफ़ी लंबे समय बाद कि जो थ्योरी दी गई इनके द्वारा कि समाज कैसे बदल रही है, सोसाइटी कैसे चेंज हो रहा है, इसको बोला गया सोशल डार्विनिज्म। राइट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोशल डार्विनिज्म क्या है, तो समझ जाएंगे कि दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कि सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन कैसे बदलती है, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाती है, वही आगे बढ़ती है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, इनकी आलोचना भी बहुत हुई। आलोचना क्यों हुई, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि इनके जो मेन पॉइंट थे, पॉइंट तो यही थे कि जो है एवोल्यूशन जो हो रहा है वो इनफॉर्म है, इनफॉर्म पैटर्न है उसका। राइट, और इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो एवोल्यूशन हो रहा है लगातार हो रहा है, और इन्होंने फॉलो किया था डार्विन को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो अपने आप को सर्वाइव करा पाएगा नेचर के अनुसार, अडॉप्ट कर पाएगा नेचर को, वही आगे बढ़ेगा, उसी का एवोल्यूशन होगा। राइट, ये कुछ चीज़ें इन्होंने बोली थी। राइट, तो ये जो बातें इनके द्वारा बोली गई, कुछ ऐसे थिंकर थे, उनका ऐसा मानना था कि ये जो हर्बर्ट स्पेंसर बोल रहे हैं ठीक नहीं है, क्योंकि इनका जो पहला जो मानना था कि एवोल्यूशन हो रहा है लगातार हर एक सोसाइटी के अंदर, तो इस बात को काट दिया गया कुछ थिंकर के द्वारा। उनके द्वारा बोला गया कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी ट्राइब हैं दुनिया के अंदर, ऐसी एब ओरिजिनल ट्राइब्स हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उनमें किसी प्रकार का कोई एवोल्यूशन नहीं दिख रहा है। राइट, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले 100 सालों में या 150 सालों में। या जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें हम अंडमान निकोबार में जो सेंटलेस ट्राइब्स रहते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या है, तो ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ थिंकर की, जो आप बात कर रहे हैं कि हर एक ट्राइब या बोल सकते हैं हर एक सोसाइटी जो है बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो ये बात ठीक नहीं है, इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया। अब दूसरी बात बोली गई इनके द्वारा कि जो सोशल एवोल्यूशन है वो लगातार हो रहा है, इनफॉर्म है। ये बात बोला गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कि एक इनफॉर्म पैटर्न है सोशल एवोल्यूशन का, हर एक सोसाइटी की, सभी सोसाइटी के लिए बोल दिया गया है। काफ़ी एक बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया गया कि दुनिया में जितनी सोसाइटी है उसमें लगातार इनफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जो वेस्टर्न कंट्री हैं या जो एशियन कंट्री हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेज हो रहा है, लेकिन उनका पैटर्न एक जैसा नहीं है, क्योंकि सोशल चेंज जो होते हैं उनके जो फैक्टर हैं चेंजेस होने के, काफ़ी अलग अलग होते हैं, डिपेंड ऑन द जियोग्राफी, डिपेंड ऑन द कल्चर, डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। तो जो सोशल चेंज होता है डिपेंड करता है सोसाइटी सोसाइटी, ऐसा नहीं हर जगह सेम नहीं होता है। तो जो इन्होंने बात की थी यूनिफॉर्मिटी की, तो ये भी बात गलत हो गई कुछ थिंकर के द्वारा। तीसरी इन्होंने बात करी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने डार्विन का जो है कॉन्सेप्ट ले लिया था, बोरो किया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप को सर्वाइव करा पाएगा, जो फिट रहेगा नेचर के अनुसार, वही आपको, वही जो है नेचर उसको आगे बढ़ाएगा। राइट, उसका नेक्स्ट जनरेशन में वो जा पाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये बात ठीक है केवल कुछ जीवों के लिए, जैसे जानवर है, तो जानवर अपने आप को दूसरे को मार करके खा सकते, आगे बढ़ सकते हैं। राइट, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे कि शेर होता है, राइट, वो हिरण को खा सकता है। ऐसे इसी प्रकार से एक पूरा का पूरा चक्र होता है कि जानवर एक दूसरे को खा करके आगे बढ़ सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। बट ये जो कंडीशन है इंसानों के लिए तो नहीं है ना, इंसान अलग होते हैं जानवरों से, इंसानों के लिए चाहिए, इंसानों की अलग क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे सिंपैथी होनी चाहिए, सेक्रीफाइस करना, काइंडनेस, लव, रिस्पेक्ट, ये सभी क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो जनरलाइज कर दिया गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये गलत है, ये इंसानों के लिए जो है कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। ओके, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो इंसानों का स्ट्रगल है थोड़ा डिफरेंट होता है,
दूसरे जीवों से। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म किया गया इनकी थ्योरी का। बाकी हमारे लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर्बर्ट स्पेंसर। तो चूंकि एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, आपको क्रिटिसिज्म लिखना नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई। सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो फिजिकल एवोल्यूशन हो रहा है और जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, दोनों को जोड़ करके इन्होंने बताया कि सोशल एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बाकी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक हो गया है। ओके, जो भी थ्योरी बची हुई उनको, जैसे कार्ल मार्क्स हैं या इसके अलावा और भी थिंकर हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।